हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें आज एक नया लेक्चर। इससे पहले जो हमने लेक्चर कंप्लीट किया था लेक्चर नंबर 7 था। उस लेक्चर में हमने देखा था कि दर्पण सूत्र क्या होता है और चिन्ह परिपाटी, और उस पर हमने आधारित क्वेश्चन किए थे। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उस लेक्चर को एक बार देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा रेखीय आवर्धन, बहुत छोटा सा टॉपिक है रेखीय आवर्धन, और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन बेस्ड रहेगा वो पिछले वाले लेक्चर से भी कुछ ना कुछ मैच करेगा। तो इसलिए आपको इस लेक्चर को देखने से पहले पिछला लेक्चर आपको देखना जरूरी है। अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आप इसको कंटिन्यू करिए, हम जितनी की जरूरत पड़ेगी उतनी तो यहाँ पर हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगाते हैं रेखीय आवर्धन। सबसे पहला हेडिंग लगा लो यहाँ पर कि रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन या इसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन भी बोलते हैं। देखो रेखीय आवर्धन क्या होता है, ये हमें से पता क्या चलता है। तो रेखीय आवर्धन का काम सिर्फ इतना सा होता है, ये हमें सिर्फ इतना बताता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा। बस इतना ही काम होता है रेखीय आवर्धन का। पूरे दर्पण में अगर पूछोगे रेखीय आवर्धन का काम क्या होता है, तो रेखीय आवर्धन से हमें सिर्फ यही पता चलता है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा। ये कौन हमें बताता है, रेखीय आवर्धन बताता है। तो एक लाइन में इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि रेखीय आवर्धन से हमें ये पता चलता है, रेखीय आवर्धन हमें ये बताता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है, रेखीय आवर्धन हमें ये बताता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा, कितना वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा। ये हमें कौन बताता है, रेखीय आवर्धन। यही होता है रेखीय आवर्धन का काम। यही हमारा रेखीय आवर्धन दर्पण में भी होता है, और आगे पढ़ोगे तो लेंस का भी रेखीय आवर्धन होता है, उसमें भी वही काम होता है कि रेखीय आवर्धन का काम ही क्या होता है, सिर्फ यही बताना कि जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा। ये हमें कौन बताता है, रेखीय आवर्धन बताता है। यही होता है हमारा रेखीय आवर्धन। इतना बात होता है रेखीय आवर्धन में। अब देखो इसको जो परिभाषा लिखी हुई मिलती है किताबों में, परिभाषा क्या होता है, इसकी जो परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई। रेखीय आवर्धन डिफाइन करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई, जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु के लंबाई या वस्तु की लंबाई के अनुपात को, लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। दोनों बात बोलते हैं, चाहे रेखीय आवर्धन बोलो या इसको क्या बोलो, आवर्धन। रेखीय आवर्धन या इसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन। ये सिंपल सी परिभाषा मिलती है कि जो हमारा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको प्रदर्शित किया जाता है m से। तो हमारा m बराबर जो होता है वो HI/H0 या HO के बराबर होता है। m बराबर होगा HI/HO, जहां पर हमारा HI जो होता है, इस HI को हम बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। HI को हम बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बोला जाता है। और जो हमारा HO होता है, HO को बोलते हैं वस्तु की लंबाई। HI को बोलेंगे प्रतिबिंब की लंबाई और HO को क्या बोलेंगे, वस्तु की लंबाई बोला जाता है। दूसरा इसी का एक फार्मूला और भी पढ़ा होगा कि एक फार्मूला होता है माइनस का V/U के बराबर। तो यही आवर्धन का हमारा दो फार्मूला यहाँ पे होता है कि m बराबर क्या होगा, HI/HO होगा या फिर माइनस V/U के बराबर। यहाँ पे V क्या होता है, वही हमारा पिछला टर्म जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि V क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, U क्या होता है, वस्तु की दूरी। और सारी दूरियों को कहां से नापा जाता है, ध्रुव से नापा जाता है। तो यही हमारा फार्मूला होता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि जब इस फार्मूले में मान रखना तो HI और HO का मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखेंगे। कल बताया था इसे पिछले वाले लेक्चर में कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार कब हमारा HI का मान प्लस होगा, कब HO का मान प्लस होगा, V का मान कब प्लस होगा, U का मान कब प्लस होगा। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार सबका मान हमें यहाँ पर रखना होता है। यही होता है हमारा रेखीय आवर्धन, इसी को हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। इतना सा होता है m बराबर HI/H0 या माइनस का V/U के बराबर। अब V तो पता होगा, V होता है हमारा प्रतिबिंब की दूरी और U होता है हमारा वस्तु की दूरी होता है। ठीक है, नोट कर लो।
नोट कर लिया। चलिए अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि ये हमारा रेखीय आवर्धन होता है। अब जरा रेखीय आवर्धन को थोड़ा सा फील करते हैं कि किस प्रकार से हम कहते हैं कि हमारा रेखीय आवर्धन जो होता है ये बताता है कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। देखो हमने एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पे पढ़ा है रेखीय आवर्धन का कि m बराबर कितना होता है HI/m बराबर जो होगा ये होगा हमारा HI/HO के बराबर होता है। यही होता है हमारा, एक मिनट ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये गायब तो नहीं हो गया। चलिए ठीक है, m बराबर कितना होगा HI/H0 होगा। अगर हम यहाँ से H0 को इधर लेकर आए तो हमारा HI जो होगा वो प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वो m इंटू HO के बराबर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से रिलेशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा करें, देखो ये फार्मूला पढ़ा है m बराबर HI/H0। अब हम क्या करें, थोड़ा सा फील ले रहे हैं कि वास्तव में जो हमने पहली लाइन ऊपर लिखा था यहाँ पे उसका मतलब क्या है, उसी का फील है बस थोड़ा सा। यहाँ पे देखो m बराबर HI/H0 होता है तो HI बराबर क्या होगा m इंटू H0, इसको लाके इधर गुणा कर दो, चाहे H0 बोल दो या HO बोल दो, दोनों बात क्या होती है एक ही होती है। ठीक है, H0 भी बोला जाता है इसको। अब देखो यहाँ पे HO हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यदि हम पहले केस में मानते हैं कि इसका जो आवर्धन है आवर्धन कितना कर देते हैं 1, यदि हम m का मान कितना कर देते हैं 1 कर देते हैं, m का मान अगर 1 कर देंगे यहाँ से तो देखो हमारा HI बराबर कितना होता है m इंटू H0। m का मान 1 रखेंगे तो HI जो होगा H0 या HO के बराबर होगा। यानी कि अगर कोई एक ऐसा दर्पण है जिसका आवर्धन 1 है तो उस केस में जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की लंबाई के क्या होगा बराबर। देखो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जैसे मानो कि अगर हम यहाँ पे मान लो कि जैसे यदि हम ऐसा कर दें कि जैसे मान लो कि HO यानी वस्तु की लंबाई को रखेंगे 2 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब की लंबाई भी हमारी कितनी बनेगी 2 सेंटीमीटर। अगर हम वस्तु की लंबाई को रखेंगे 4 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वो भी हमारा कितना बनेगा 4 सेंटीमीटर के बराबर। यदि किसी दर्पण का आवर्धन 1 है तो आवर्धन 1 होगा तो वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अब तुमने जो 3 दर्पण यहाँ पे पढ़ा है कि गोलीय दर्पण में 2 पढ़ा है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और एक पढ़ा था समतल दर्पण। अब बताओ किसकी प्रॉपर्टी ये मैच कर रही है, हमारी समतल दर्पण की प्रॉपर्टी मैच कर रही है। समतल दर्पण में ये तो होता था कि जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब। देखो जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और ऐसा तब होगा जब उसका आवर्धन कितना होगा 1 होगा। यानी कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है 1 होता है। पहली चीज निकल के आ गई कि समतल दर्पण का आवर्धन, देखो यही से निकल रहा है कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा 1, क्योंकि अगर जिस दर्पण का आवर्धन 1 होगा उसका प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई क्या होगी, बराबर। और समतल दर्पण में हम क्या करते थे कि जितना बड़ा वस्तु होता था उतना ही बड़ा क्या बनता था, प्रतिबिंब बनता था। तो अब देखो ये समतल दर्पण की बन गया तो समतल दर्पण का आवर्धन हमारा कितना होता है 1 होता है। ये निकल के आ गया यहाँ से। अच्छा दूसरे केस में क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जो m का मान है m का मान बढ़ा देते हैं। m का मान कितना कर दिए 2 कर दिए। तो अब देखो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या बनेगा कि HI बराबर कितना होगा m इंटू HO के बराबर। m का मान 2 रखोगे तो HI बराबर कितना हो जाएगा 2HO के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की लंबाई का कितना बनेगा, दोगुना बनेगा, उससे बड़ा बनेगा। देखो प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, वस्तु की लंबाई के 2 गुने के बराबर है। तो अब वही काम करते हैं कि यदि हम HO का मान रख देते हैं 2 सेंटीमीटर तो यहाँ 2 रखोगे तो प्रतिबिंब हमारा कितना बनेगा 4 सेंटीमीटर। और यदि हम HO का मान रख देते हैं 4 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब की हाइट हमारी कितनी बन जाएगी 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब हम आवर्धन का मान 1 से बड़ा करते हैं, देखो आवर्धन का मान हमने कितना कर दिया है 2 कर दिया है। जब आवर्धन का मान हमने 2 कर दिया है तो अब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु का कितना बना 2 गुना। देखो हमने वस्तु को रखा 2 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब कितना बनेगा 2 रखोगे तो 4 बन जाएगा। और यदि हम वस्तु को 4 रखेंगे तो प्रतिबिंब कितना बन जाएगा 8। यानी कि इस केस में प्रतिबिंब हमारा वस्तु से कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। अच्छा तीसरा केस करते हैं। देखो तीसरे केस में अब आवर्धन का जो मान है वो m का मान क्या करते हैं, कम करते हैं। कि आवर्धन m का मान कितना कर दिया 1/2, यानी आवर्धन हमने क्या कर दिया आधा कर दिया। तो अब देखो यहाँ से HI का मान क्या होगा, HI बराबर हो जाएगा H0/2 के बराबर हो जाएगा। देखो यहीं पर रखो m का मान 1/2 करोगे तो HI बराबर कितना हो जाएगा H0/2। यानी कि जो प्रतिबिंब होगा अब वस्तु की लंबाई का क्या बनेगा, आधा बनेगा। अब वही सारे मान फिर से रखते हैं। देखो HO का मान कितना रखते हैं 2 सेंटीमीटर, HO का मान 2 रखोगे तो HI का मान कितना बनेगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा 1 सेंटीमीटर।
और यदि हम HO का मान रखते हैं 4 सेंटीमीटर, तो जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब हमारा कितना बनेगा 2 सेंटीमीटर। HO का मान जरा 4 रखो तो देखो प्रतिबिंब हमारा कितना बनेगा 2 सेंटीमीटर के बराबर। यानी कि जब आवर्धन को हम 1 से कम करेंगे तो जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, छोटा बनना हमारा क्या होता है, शुरू हो जाता है। हमेशा देखो छोटा बनना शुरू हो गया। अच्छा, अब ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी निकल के आ गई, जरा यहाँ से देखो। हमेशा किस दर्पण में जो प्रतिबिंब होता था वो वस्तु से हमेशा छोटा बनता था। कौन सा दर्पण ऐसा होता था, जरा आप करके बताओ, हमेशा छोटा बनता था। कौन सा दर्पण था, उत्तल दर्पण। दो ही केस होते थे, उसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता था, छोटा। और प्रतिबिंब को अगर वस्तु से छोटा बनाना है तो आवर्धन को 1 से क्या करना पड़ेगा, कम। अब जैसे मान लो अगर तुम्हें ना हो तो m का मान एक बार कितना रख देते हैं, m का मान रख देते हैं 1/4, यानी कि m का मान 1 से जैसे कम करते जाओगे प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के मुकाबले क्या बनेगा, छोटा बनना शुरू हो जाएगा। देखो वस्तु 4 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब कितना बना, 2। वस्तु 2 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब कितना बना, 1 सेंटीमीटर। अब जरा यहाँ से इसमें भी रख के निकाल लो कि HI बराबर कितना हो जाएगा, HO डिवाइड बाई 4 के बराबर हो जाएगा। इसी फार्मूले पे m का मान कितना रखो, 1/4। अब फिर से वही काम करते हैं कि यदि हम वस्तु की हाइट कितनी मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, देखो प्रतिबिंब की हाइट कितना बनेगा, 2 रखोगे तो 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि प्रतिबिंब और क्या बन गया, छोटा बनने लग गया। अगर हम वस्तु की हाइट को रख देते हैं 4 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब की जो हाइट होगी 4 रखोगे तो हमें प्रतिबिंब की हाइट कितनी बनने लग जाएगी, 1। यानी कि जैसे जैसे हम m का मान देखो 1 से छोटा करते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब जो हो रहा है, ये प्रतिबिंब जो हो रहा है वस्तु के मुकाबले क्या बनता है, और छोटा बनना हमारा शुरू हो जाता है। तो अब कौन सा दर्पण ऐसा है कि जिसमें हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो कौन सा दर्पण होता है, वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा कितना होगा, 1 से कम, तभी हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो पहली चीज क्या निकल के आई थी कि अगर हम समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण, यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि अगर हम समतल दर्पण की बात करें, ये लिख दे रहा हूं कि अगर हम समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण के लिए आवर्धन हमारा m जो होगा वो m का मान कितना होता है, 1 होता है। दूसरा हमारा क्या निकल के आया, उत्तल दर्पण। इससे पहले भी पिछले वाले लेक्चर में इस चीज को बताया था, वहां में बोला था कि ऐसे ही लिखो, अगले लेक्चर में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा कि अगर उत्तल दर्पण देखते हैं तो उत्तल दर्पण के लिए m का मान हमेशा कितना होता है, लेस देन 1। देखो भाई जब m का मान 1 से छोटा रखते हैं तभी तो हमारा प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से कहाँ बन रहा है, छोटा। देखो वस्तु 2 है, प्रतिबिंब 1 है, वस्तु 2 है, प्रतिबिंब 1/2 है। प्रतिबिंब छोटा तभी बन रहा है जब हम आवर्धन का मान 1 से क्या रखते हैं, कम रखते हैं। और तीसरा हमारा जो निकल के आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में देखो प्रतिबिंब की जरा प्रकृति याद करो, 6 केस में उसमें प्रतिबिंब छोटा भी बनता था और छोटा बनने के लिए आवर्धन का मान 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि इसका प्रतिबिंब छोटा बनता है मतलब इसका आवर्धन 1 से कम भी होगा। प्रतिबिंब बराबर साइज का भी बनता है जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र C पर। तो अगर बराबर साइज का प्रतिबिंब बनना है तो आवर्धन को कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। और प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, अगर प्रतिबिंब को बड़ा बनाना है तो आवर्धन का मान 1 से क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमारा वस्तु 2 है तो प्रतिबिंब कितना बन रहा, 4 बन रहा है। यानी कि इस केस में जो आवर्धन का मान होता है वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल कितना होता है, 1 होता है। यानी m का मान लेस देन 1 भी हो सकता है, m का मान ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और m का मान इक्वल हो सकता है 1 के। देखिए अवतल दर्पण के केस में देखोगे तो अवतल दर्पण के केस में हमारा m जो होता है वो तीनों हो सकता है। m का मान 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। ये तीनों के रीजन जो है, तीनों के रीजन हमारे यहाँ से निकल के आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। देखो एक बार फिर से जल्दी से देख लो, प्रतिबिंब बराबर साइज का तो आवर्धन कितना रखना पड़ेगा, 1। तो बराबर किसमें, हमेशा बराबर किसमें बनता है, समतल में। तो समतल का आवर्धन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हमें प्रतिबिंब को क्या करना, छोटा बनाना है तो आवर्धन 1 से क्या करना पड़ेगा, कम। और हमेशा प्रतिबिंब छोटा किसमें बनता है, उत्तल में। तो उत्तल का दर्पण का आवर्धन कितना हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। और अवतल दर्पण में तीनों टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं, बराबर प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है और छोटा प्रतिबिंब भी बनता है। तो m का मान लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल 1, तीनों केस हमारे यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा यहाँ से आवर्धन हो गया। ठीक, अब देखो इसके बाद छोटा सा तो वो भी देख लो, छोटी सी बात है। जैसे m का मान लेते हैं कितना होता है, -b/u होता है। ये हमारा आवर्धन का सूत्र होता है।
कि आवर्धन m बराबर कितना होगा, माइनस का v बाई यू के बराबर होगा। अब देखो यदि हमारा m का मान क्या हो जाए, प्लस हो जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं लिख रहा हूँ, यदि हमारा m का मान जो है वो m का मान कैसा हो जाए, प्लस हो जाए। अगर मान लो m का मान हमारा कैसा आ गया, प्लस आ गया, और एक केस ये बन सकता है कि हमारा जो m का मान है वो m का मान कैसा हो सकता है, माइनस। दो केस हमारा हो सकता है। तो अगर m का मान प्लस होगा तो हमेशा जब भी m का मान प्लस होगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। और जब भी m का मान माइनस होगा तो जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। देखो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी, इसका पहचानने का तरीका हमने एक और बताया था, जहां पे हमने पढ़ा था चिन्ह परिपाटी, कि अगर v का मान माइनस होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, v का मान प्लस होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। यहाँ से पहचानने का तरीका है कि अगर m का मान प्लस होगा तो आभासी, m का मान माइनस होगा तो वास्तविक। अब ये आता कैसे है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो इसी सूत्र से हमारा निकलेगा कि m बराबर माइनस v बाई यू। अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कैसे प्रूव करेंगे, देखो हमें v और u का मान कैसे रखना होता है, चिन्ह के अनुसार, यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखना होता है। तो जब भी अगर हमारा v का मान जो, देखो u का मान तो हमेशा कैसा होता है, माइनस। यदि हमारा v का मान जो हो गया माइनस में हो गया तो प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, वास्तविक बनना चाहिए। तो देखो v का जरा u और v का मान रखो यहाँ पे, तो m बराबर एक माइनस पहले से है और ये माइनस v बन जाएगा, और यहाँ पे u का मान कितना कर देंगे, माइनस u, चिन्ह के अनुसार रखेंगे तो ये प्लस और ये कट जाएगा यहाँ से, तो m का मान कितना जाएगा, माइनस v बाई यू। चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखो u और v का मान हमने रखा, अब यहाँ पे रखा तो m का मान कैसा आ रहा है, माइनस आ रहा है, और m का मान माइनस आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। क्योंकि जब v का मान माइनस होता था तो प्रतिबिंब कैसा बनता था, हमारा वास्तविक बनता था। अच्छा दूसरे केस में यहीं पर देख लो कि दूसरे केस में क्या है, यदि हमारा u का मान तो देखो हमेशा कैसा होता है, माइनस, और अगर हमने v का मान जो है प्लस रख दिया है तो प्लस के केस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। यानी कि v का मान प्लस है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। जरा यहाँ पे रख के देखो सूत्र में क्या बनता है, तो m बराबर माइनस का v का मान प्लस है और u का मान क्या रखना है, माइनस u, कटेगा तो m का मान कितना होगा, v बाई यू। यानी कि अब की बार देखो आवर्धन किस में आ रहा है, प्लस में, और जब आवर्धन प्लस में होगा तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। वही दोनों चीज जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इन दोनों चीजों को यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं। और वही बेसिक रूल हमारा वही है कि अगर v का मान माइनस तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, और v का मान प्लस तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, आभासी। अब ये पूरा बहुत डिटेल से हमने वहां पर बात किया था कि कैसे वास्तविक होता है, कैसे आभासी होता है। अब यहाँ पर तो उतना कर नहीं सकते यार, समय है नहीं, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप पिछला लेक्चर एक बार पहले क्या कर लो, देख लो। तो ये देखो हमारा पूरा क्या था, रेखीय आवर्धन। ये रेखीय आवर्धन हमारा हो गया। अब इस पे बेस्ड हमें सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, इसको मिटाते रहूं। देखो पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल दर्पण, पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, के द्वारा वस्तु के आकार का 1/5, वस्तु के आकार का 1/5वें भाग के, वस्तु के आकार का 1/5वें भाग के बराबर प्रतिबिंब बनता है। बराबर प्रतिबिंब 1/5वें भाग के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो हमसे कह रहा है कि दर्पण से वस्तु की दूरी बताइए। तो हमसे कह रहा है कि दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए, या वस्तु की दूरी बताइए। वस्तु की दूरी बताइए। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन जो है वो हमारा 60 सेंटीमीटर,
60, दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 90 सेंटीमीटर, और तीसरा जो दे रखा है माइनस का 120 सेंटीमीटर, और चौथा जो दे रखा है वो में दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जरा एक बार क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई करो कि बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ आपकी बार, ठीक है। ट्राई करो इसको, देखो क्या बनता है। कर लिया? देखो जिसका आंसर आया है माइनस का 120 वो हमारे सही है। जिसका आंसर आया है माइनस का 120 वो हमारे सही है। अब देखो अगर तुम इसको करना चाहो तो बिना सॉल्व किए भी इसका मान निकल सकता है, सिर्फ ऑप्शन देख के इसका मान क्या होगा निकल जाएगा। जैसे देखो हम करने का तरीका फिर से क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बना लो। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। यहाँ पर P होगा, यहाँ पर F होगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को हम किस में लिखते हैं, F का मान कितना होता है, प्लस में। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, प्लस का 30 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि द्वारा वस्तु के आकार का 1/5वें भाग के बराबर प्रतिबिंब बनता है। देखिए जितना बड़ा वस्तु होता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/5वें भाग के बराबर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। फिर कह रहा है दर्पण से वस्तु की दूरी बताइए कि दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा है। अब जरा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो और ये बताओ कि वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, दाहिने साइड या दर्पण के बाएं साइड। हमेशा दर्पण के कहाँ रखेंगे, बाएं साइड। और बाएं साइड वाली दूरी हमेशा किसमें होती है, माइनस में। और देखो चारों ऑप्शनों में एक ही ऑप्शन क्या दिया हुआ, माइनस। तो वस्तु की दूरी कितनी होगी, माइनस का 120। जो भी आंसर आएगा, लेकिन वस्तु तो हमेशा कहाँ होता है, बाएं साइड। अगर मान लो वस्तु को तुमने यहाँ रखा तो ये दूरी हमारी किसमें नापी जाएगी, माइनस में नापी जाएगी। तो एक ही ऑप्शन माइनस में दिया, तो सिर्फ माइनस वाला हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो खत्म, -120 आ गया। ठीक है। अच्छा देखो अगर मान लो ये ना दिया होता, सिर्फ दिया होता प्लस प्लस में, तो क्या कोई ऑप्शन नहीं सही होता, तब भी सही होता। अगर मान लो सारे प्लस में करके दे दिए हैं, तब क्या करो उस केस में, तब तुम क्या करो, पूरा मान निकालो यहाँ से। और मान निकालने के बाद जो भले माइनस में आएगा उसी से मिलता जो मान हमारा प्लस में रहेगा वही हम क्या कर देंगे, ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। ठीक है। और खैर यहाँ पे भी माइनस दिया हुआ है, तो बिना सॉल्व किए हम ऐसे ही बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, माइनस का 120 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी वस्तु की दूरी u का मान कितना हो जाएगा, -120। u का मान हमसे क्या कर रहा है, यहाँ से पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे आवर्धन जो दे रखा है, आवर्धन m का मान कितना दे रखा है, 1/5। प्रतिबिंब कितना छोटा बनेगा या कितना बड़ा बनेगा, इसी को तो हम क्या कहते थे, आवर्धन। और प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 1/5, यानी प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो आवर्धन हमारा कितना जाएगा, 1/5। अब ये आवर्धन जो है, ये आवर्धन हमारा प्लस में 1/5 होगा कि माइनस में 1/5 होगा, ये चीज देखना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो इसके लिए देखो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है या वास्तविक बनता है। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में दो ही केस था, दोनों में प्रतिबिंब कैसा बनता था, आभासी। और m का मान प्लस कब होता था, जब हमारा m का मान प्लस कब होगा, जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। यानी कि m का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 1/5 हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि m का मान प्लस और माइनस कहाँ पे होता है। आभासी और वास्तविक से पता चलेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अब m बराबर कितना होता है हमारे, माइनस का v/u बराबर का हो जाएगा 1/5। यहाँ से क्या करते हैं, v का मान निकाल लेते हैं। तो v का मान निकालने के लिए u को ऊपर लेके चले जाओ, तो v बराबर हो जाएगा माइनस का u/5 के बराबर। ये हमारा v का मान निकल के आ गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी। m का मान कैसे लिखा, 1/5। देखो कितना बड़ा या कितना छोटा बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलेंगे रेखीय आवर्धन m। तो कितना बन रहा है, 1/5वें भाग के बराबर बना, तो m का मान कितना हो गया, 1/5। अब ये प्लस होगा कि माइनस, ये देखना पड़ेगा। अब इसके लिए देखो कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा या वास्तविक। तो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में तो हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए हम करेंगे, आभासी के लिए m का मान किसमें होता है, प्लस में। अभी वहां पे निकाला था, देखो अपना नोट्स पलट के वहां पे, तो m का मान किसमें हो जाएगा, प्लस में। और m बराबर कितना होता है, -v/u के बराबर मान रख दिया, v का मान निकल के आ गया। अब दर्पण सूत्र लगा दो कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। v का मान कितना आ गया है, माइनस का u/5, माइनस का v का मान है माइनस का u/5 प्लस का 1/u, और f का मान कितना है, 30 है। 5 ऊपर जाएगा तो ये 5 हमारा ऊपर जाएगा तो जाएगा -5/u प्लस का 1/u बराबर का हो जाएगा 1/30 के बराबर। u और u का एलसीएम कितना आ जाएगा, u आ जाएगा। दोनों का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम जो होगा वो एलसीएम हमारा कितना आएगा, u आएगा।
यहाँ से देखो जाएगा -4 +1 बराबर हो जाएगा 1/30 1/30 के बराबर। यहाँ से करोगे तो -4/u बराबर का हो जाएगा 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो u का मान हो जाएगा -4 × 30, तो u का मान कितना हो जाएगा -120 सेंटीमीटर के बराबर। देखो वही तो हमारा आंसर आ गया 120। अगर मान लो ऑप्शन में अगर प्लस का 120 दिया होता तो हम क्या लगाते, प्लस का 120 लगाते, और लेकिन अभी माइनस में दे रखा है तो हम क्या लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। और देखो अगर माइनस में एक ही दिया है और वस्तु की दूरी पूछा है तो वस्तु की दूरी तो हमेशा किसमें होती है, माइनस में, तो वही माइनस वाला हमारा क्या होता, सही होता, कुछ सोचने की आगे हमारी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, हो गया खत्म हमारा ये। चलो नोट कर लो इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु का दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए, दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा। वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर, पहला ऑप्शन मान लो कि यहाँ पर हमारा 30 सेंटीमीटर, दूसरा मान लो कि 15 सेंटीमीटर, नहीं दूसरा मान लो कि हमारा 60 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन मान लो कि हमारा कितना है, इसको 60 की जगह पे इसको कर लो कि 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है। तीसरा मान लो, तीसरा कितना है 5 सेंटीमीटर है, और चौथा ऑप्शन जो है, चौथा ऑप्शन हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन कितना है 15 सेंटीमीटर है। अब करा के बताओ इन चारों में से कौन सा सही होगा, जरा खुद जल्दी से करके बताओ। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दर्पण सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम क्या करेंगे, सिर्फ चित्र की मदद से ही इस क्वेश्चन का हल हम दे सकते हैं, आंसर बता देंगे। एक बार कोशिश करो पहले इसको करने के लिए, कर लिया। चलो जिसका आंसर आया है 15 उसका सही है। देखो कैसे, सबसे पहले अवतल दर्पण बोला है तो यहाँ पर क्या करो, एक अवतल दर्पण बना लो। ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया P, यहाँ पर ये हो गया F, और यहाँ पर ये हो गया हमारा C हो गया। अब देखो पहला क्या बोला है कि वक्रता, देखो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 20। देखो वक्रता त्रिज्या का मतलब है कि ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 20, तो ये फोकस दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। F बराबर R/2 से 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा वहां से। देखो हमसे कह रहा है वस्तु का दुगने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, तो वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु को यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहाँ पर रखें कि उससे दोगुने आकार का मतलब बड़ा प्रतिबिंब हमें यहाँ पर बनाना है। तो जरा चारों में बारी बारी से करके देखते हैं। पहला देखो, अगर हम वस्तु को कहाँ रखते हैं 30 का मतलब क्या हो गया 20 हो गया, 30 का मतलब इससे बाहर। अगर इसके बाहर मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में यहाँ कहीं पर वस्तु को रखेंगे। दूसरा वाला केस, छइयों केस, अब देखो यहाँ पे याद होना चाहिए आपको, तभी ये हमारा ऑप्शन से आंसर निकल पाएगा जल्दी से। तो फिर पूरा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत समय लगता है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर रखेंगे 30 पे, यानी कि इससे बाहर, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में दूसरा वाला केस, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता था C और F के बीच में, और प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनता था छोटा, और हमें कैसा बनाना है वस्तु से बड़ा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हमें तो वस्तु से बड़ा बनाना, लेकिन इस केस में अगर 30 पर रखोगे तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा C और F के बीच में, और प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। दूसरे पर आ जाओ 20 सेंटीमीटर, 20 का मतलब है कि वस्तु को यही वक्रता केंद्र पर रखोगे। तीसरा वाला केस, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर, और कैसा बनता है समान साइज का। हमें कैसा बनाना है, बड़ा बनाना है, यहाँ बन रहा है समान, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा 5 सेंटीमीटर आ जाओ, 5 सेंटीमीटर का मतलब कुछ यहाँ पर होगा। अगर हम वस्तु को यहाँ रखेंगे तो ध्रुव और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे।
आभासी प्रतिबिंब बनता है, बड़ा तो बनता है लेकिन कैसा बनता है, आभासी, और हमें क्या बनाना है, वास्तविक। तो यहाँ तो बड़ा तो बनेगा लेकिन कैसा बनेगा, हमारा आभासी बनेगा, और बनाना कैसा, वास्तविक। तो ये भी क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। जरा 15 पे रखो, 15 का मतलब क्या हुआ कि 15 देखो ये पूरा 20 है, यहाँ तक 10 है, तो यही बीच में हमारा कुछ 15 निकल के आएगा। 15 का मतलब है वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, F और C के बीच में, और जब F और C के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे जाके बनता है, अनंत और C के बीच में, और वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा। चारों में से एक ही यही बचा हुआ है कि जिसमें हमारा बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो यही पर हमारा क्या बन रहा होगा, दोगुने आकार का प्रतिबिंब यहीं पर हमारा बन जाएगा। बस हमारा ऑप्शन ये हो गया सही, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी तुम फार्मूला लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब चूंकि हमने रेखीय आवर्धन पढ़ा है तो रेखीय आवर्धन का इस्तेमाल इसमें होगा। m का मान होगा, यहाँ पर f का मान दिया है, लगाओगे पूरा फार्मूला तो वहां से फिर हमारा निकल के आ जाएगा। पूरा तुम खुद अप्लाई करके देखना, लगाना, उसमें देखना कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु किसी गोलीय दर्पण से 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु किसी गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। उसका प्रतिबिंब सीधा हुआ, उसका प्रतिबिंब सीधा हुआ 3 सेंटीमीटर लंबा बनता है। 3 सेंटीमीटर लंबा बनता है तो वह दर्पण होगा। देखो पहला ऑप्शन ले लो, यहां पे क्या हो जाएगा, अवतल। दूसरा ऑप्शन ले लो, यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तल। तीसरा ऑप्शन ले लो कि दोनों में हो सकता है, और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से करके बताओ फटाक से, कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार चित्र बनाओगे तुरंत निकल के आएगा। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना चित्र के भी आ जाएगा। अब इतना लंबा फार्मूला बार बार अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें ट्रिक्स से आंसर सब निकालने हैं। देखो क्या करा, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु किसी गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अब गोलीय दर्पण 2 होगा, एक अवतल होगा और एक उत्तल होगा। हमें नहीं पता कौन सा गोलीय दर्पण, हम मान लेते हैं कि कोई भी गोलीय दर्पण होगा। 10 दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर। कितनी लंबी वस्तु है, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, ऊपर मतलब मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ है। उसका प्रतिबिंब सीधा हुआ 3 सेंटीमीटर लंबा बनता है। प्रतिबिंब सीधा बनता है। सीधा का मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। अब सीधा का मतलब कैसा होगा, आभासी। तो अब देखो प्रतिबिंब तो होगा हमारा आभासी, दोनों कैसे बनता है, अवतल और उत्तल दोनों में बनता है। दोनों तो हमारा हो नहीं सकता यहाँ पे। आगे देखो 3 सेंटीमीटर लंबा बनता है। प्रतिबिंब सीधा तो बनता है लेकिन 3 सेंटीमीटर लंबा, और वस्तु की लंबाई देखो कितनी है, 2। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, 3। सीधा बनता है लेकिन कैसा बनता है, प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा बनता है। तो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा किस में बनता है, उत्तल में बनता है, अवतल में बनता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बस खत्म, इतना सा करना था, कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, ये पूछा जाता है कि जो हमारा साइड मिरर होता है गाड़ियों में, तो साइड मिरर में जो दर्पण जो मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है। अगर उत्तल होता है तो क्यों, अगर अवतल होता है तो क्यों। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि जो गाड़ियों के बगल में दर्पण लगा होता है, ड्राइवर सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है। यदि उत्तल दर्पण होता है तो क्यों, यदि अवतल दर्पण होता है तो क्यों। इसका ऑप्शन, ये हमारा रीजन देना है दोनों का कि क्यों ऐसा होता है। तो एक बार खुद से सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है और कौन सा दर्पण लगा होता है। तो इसमें देखो इसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उसके बगल में कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण।
कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्यों होता है, इसका रीजन है, देखो उत्तल दर्पण का जो आवर्धन था वो आवर्धन हमेशा लेस देन कितना होता है? 1 होता है। और आवर्धन अगर लेस देन 1 होगा तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से हमेशा कैसा बनेगा? छोटा। अभी इतनी सारी केस करके हमें दिखाया था शुरुआत में कि अगर आवर्धन का मान 1 से कम रखेंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो हमेशा वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। अब तुम देखो कि तुम्हारे ड्राइवर सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है, पीछे कितनी भी बड़ी वस्तु आ जाती है उसका छोटा सा प्रतिबिंब बन जाता है। तुम ऐसे भी देखो, अगर इतना बड़ा 10, 12, 14 फीट का ट्रक होता है, वो आता तो उसका भी छोटा सा प्रतिबिंब हमारा क्या होता है? बन जाता है। तो उत्तल दर्पण में देखो, उत्तल दर्पण क्यों इस्तेमाल करते हैं? पहली चीज कि उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है? छोटा बनाता है। पहला क्योंकि आवर्धन उसका कितना होता है? लेस देन 1 होता है। दूसरा फायदा, हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है? सीधा। तुम चाहे जहां पर रहोगे, चाहे नजदीक रहो चाहे दूर रहो, प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? सीधा बनाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम मान लो अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर लिए तो अगर वस्तु दूर रहेगा, फोकस से बाहर रहेगा, तो उस केस में तो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? उल्टा बनाएगा। और एक ही केस में प्रतिबिंब सीधा बनाएगा जब वस्तु कहां पर होगा? P और F के बीच में, यानी कि जब बहुत करीब आ जाएगा तो तुम्हें सीधा प्रतिबिंब दिखाई देगा। और प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। तो कभी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, कभी प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा बनेगा। अगर मान लो ट्रक आ रहा है 14 फीट का, उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो तुम्हारे दर्पण में कुछ दिखाई नहीं देगा, तो कोई फायदा तो होगा नहीं मिरर लगाने का। तो बगल में जो साइड दर्पण होता है, साइड मिरर होता है, उसको लगाने का कोई फायदा तो होगा नहीं। इसलिए क्या करते हैं? कौन सी दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण। रीजन सिंपल सा होता है, आवर्धन लेस देन कितना होता है? 1 होता है, कि हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? छोटा। दूसरा, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनाता है? आभासी बनाता है। इसीलिए हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में समाप्त करते हैं। फिर अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन हमारा पूरा यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए।